हेलो गाइस, वेलकम बैक। फाइनली दिवाली वीक आने वाला है, आ ही गया। और आई होप आप भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम द फेस्टिव मूड, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और यही इस समय की सबसे बड़ी सजा है हमारे लिए। बट आई होप आप सब इतने समझदार हो और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो। बेटा, हमने कल तक के डिस्कशन में ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि जो एआईएफ है ना, वो जो प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, ऑब्वियसली वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही करते हैं, तो उन्हें जो मेमोरेंडम इशू करना है उसमें आपको कुछ कंटेंट्स, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर लिखने ही पड़ेंगे। और ना केवल वो, इवन आपको उसका ऑडिट भी करवाना है। और ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। और लास्ट में एआईएफ को कहीं ना कहीं हमने कहा कि बेंचमार्क, एक बेंचमार्क एजेंसीज के थ्रू आपको अपने ऑर्गेनाइज एसोसिएशंस के जो बेंचमार्किंग एजेंसीज अपॉइंट की गई हैं, वो जो करेंगे उसके थ्रू अपनी बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड्स को भी कंपेयर करें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमने कल डिस्कस की थी। आप वहां से आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला मुद्दा है वो है एक छोटा सा चेंज जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वाले टॉपिक में किया है। यू नो इट वेरी वेल, एफपीआई एक फॉरेन का इन्वेस्टर जो इंडिया में पोर्टफोलियो रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो अब चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी या कोई गवर्नमेंट एजेंसी वहां की, वो एफपीआई ही कहलाती है। वो अलग बात है कि एफपीआई की तीन अलग अलग कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3। वो तो हम क्लास में पढ़ते हैं। बट कैटेगरी 1 में एक छोटा सा चेंज हुआ है। तो पहले तो वहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको मॉड्यूल से भी कनेक्ट करता हूँ। एफपीआई रेगुलेशन में एक छोटा सा चेंज ये कह रहे हैं। रेगुलेशन 5 के क्लोज 1 के सब क्लोज 4 में मेंबर कंट्री के बाद ये वर्ड जोड़ दें, और फ्रॉम कंट्री स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर और बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट और ट्रीटी विद अदर सॉवरेन गवर्नमेंट शेल बी इंसर्टेड। आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ नहीं आया, ये क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मॉड्यूल पर। मॉड्यूल पर आप चलेंगे जब, तो आपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पढ़ा, एफपीआई कैटेगरी 1 पढ़ा। कैटेगरी 1, अच्छा वहां क्या लिखा है। रेगुलेशन 5A4 मैं आपको बताता हूं। ये जो कैटेगरी 1 एफपीआई है, दिस इज रेगुलेशन 5A, और ये है 4। रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, रेगुलेशन में कैसे लिखा हुआ। तो 5A4 में ये लिखा हुआ, एंटिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज। अब आप समझो, एफपीआई कैटेगरी 1 में लिखा हुआ है कि कैटेगरी 1 में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दैट इज कि एफएटीएफ मेंबर्स जो है, जो एफएटीएफ की मेंबर कंट्रीज है, वहां की एंटिटीज, वो भी ये वाली अप्रोप्रिएटरी रेगुलेटेड फंड, अनरेगुलेटेड फंड जिनका फंड मैनेजर रेगुलेटेड है, राइट, वहां की यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडोमेंट फंड्स, तो ये सब, लेकिन क्या की एफएटीएफ मेंबर कंट्री। लेकिन अब उसके अलावा क्या क्या, एफएटीएफ आप जानते हो, मनी लॉन्ड्रिंग आप जानते हो, तो एफएटीएफ मेंबर कंट्रीज के ये लोग कैटेगरी 1 में आएंगे। लेकिन अब क्या कहा कि ना केवल एफएटीएफ के लिखा है यहां, अब यहां आप जब पूरा पढ़ेंगे तो यहां अब ये चीजें और जोड़ दी है। और फ्रॉम एनी कंट्री, आप देख रहे हो, और फ्रॉम एनी कंट्री स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर, तो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, या बाय वे ऑफ एन एग्रीमेंट और ट्रीटी, या अच्छा एग्रीमेंट या ट्रीटी विद अदर सॉवरेन गवर्नमेंट। तो पहले केवल था मेंबर कंट्री, अब क्या कह रहे हैं कि मेंबर कंट्री के बाद और विच आर के पहले ये चीजें जोड़ दें। तो आपको जुड़ी हुई दिख रही है। तो फाइनली अब लॉ ये हो चुका है, छोटा सा चेंज, नॉट सो सब्सटेंशियल ना। मैटर तो ये है, राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक्चुअली 6 लोगों को नोटिस भेजा सेबी ने, 3 ट्रेडर्स 3 ब्रोकर्स, नोटिस भेजा। यहां से आपको इतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूं क्या हुआ। इन ट्रेडर्स और ब्रोकर्स के जब हमने ट्रेडिंग देखी तो समझ में आया कि ये लोग ना एफ एंड डो में डील कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और इन्होंने अंडरलाइन जिस अंडरलाइन को इन्होंने जिस चीज को अंडरलाइन बनाया, दैट इज निफ्टी इंडेक्स। तो आप जानते हो इंडेक्स अंडरलाइन होते हैं, और इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन बहुत चलते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शंस में इन्होंने डील किया। और
निफ्टी इंडेक्स पर डील किया, निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी ऑप्शन, है ना। तो एक्चुअली निफ्टी ऑप्शंस में डील की थी। ऑप्शंस आप जानते हो, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट सब आप जानते हैं, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट आप जानते हो। तो एक्चुअली इन्होंने अंडरलाइन किसको बनाया, निफ्टी को। निफ्टी का इंडेक्स, निफ्टी ऑप्शंस में इन लोगों ने डील की थी। तो करने क्या लगे कि उस प्राइस पर आप निफ्टी इंडेक्स में डील, निफ्टी ऑप्शन में डील कर रहे हो जो प्राइस कहीं से कहीं तक मार्केट से कनेक्टेड नहीं है। तो इट इज नो वेयर कनेक्टेड टू द मार्केट। मार्केट की करंट इंडेक्स कुछ अलग चल रहे हैं, निफ्टी 10,000 पर चल रहा है, आप डील 8,000 12,000 कुछ ऐसा कर रहे हो, सब्सटेंशियल चेंज के साथ डील कर निफ्टी ऑप्शन। ठीक है, फिर कर क्या रहे हो कि आप ना ट्रेडिंग को, एक वर्ड बहुत बार मैंने आपको बताया होगा, वी कॉल इट, मैं यहां भी आपको बताता हूं जो इन्होंने लिखा है, वी कॉल इट सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज ट्रेड्स। अब ये क्या होती है सर? सिंक्रोनाइज ट्रेड आप जानते हो बहुत अच्छे से। जब मैंने सामने एक और बंदे को बिठा दिया, सामने मींस एक और बंदा बैठा है डील करने, हमारा ही बंदा है, हमने बिठा दिया। हम क्या करते हैं, अगर हम मार्केट में ये डालेंगे, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया मार्केट में, तो ये सबको अवेलेबल रहता है। पहले टाइम मैच हो, प्राइस मैच हो, फिर टाइम मैच हो, आप जानते हो प्राइस टाइम प्रायोरिटी। तो इट्स ओपन फॉर एनी टाइप, एनी पार्टिसिपेंट ऑफ द मार्केट। कोई भी आकर उसे अगर एग्री कर ले, एग्जीक्यूट हो जाएगा आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट। मैं चाहता ही नहीं किसी और के साथ डील करना, तो मैंने एक और व्यक्ति बिठा रखा है, हम दोनों सेम टाइम पर सेम प्राइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं। मैं कहता हूं मुझे निफ्टी ऑप्शन लॉन्ग कॉल करना है, वो सामने वाला उसी टाइम पे डालता है मुझे यस इसी प्राइस पर शॉर्ट कॉल करना है। पहली बात तो शक यहीं से जाहिर हो जाता है, सेम टाइम सेम प्राइस। चलो एक बार हो गया, कोइंसिडेंट भी कोइंसिडेंटली हो तो कोइंसिडेंट लगता है, राइट। तो क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज ट्रेड कर रहे हैं, रेगुलरली नंबर ऑफ टाइम्स सिंक्रोनाइज ट्रेड्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पलट भी देते हैं, क्रॉस खत्म कर देते हैं, क्रॉस ओवर कर देते हैं। वही ना, आज कॉन्ट्रैक्ट किया, रिवर्स कर दिया, फिर दोनों पार्टीज आपस में कर रही है। दोनों मींस 6 लोग इन्वॉल्व थे, 3 ट्रेडर 3 ब्रोकर्स। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका जो क्लोज आउट डिफरेंस था वो 115 लाख था, 1,15,00,000। दोनों की ट्रेड सेम टाइम पर जा रही है, दोनों सेम टाइम पर सेम प्राइस पर कोड डालते हैं अपोजिट वाला, ताकि दोनों का मैचिंग हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, सेबी ने देखा, एडजुडिकेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, एडजुडिकेशन हुआ, और इनके ऊपर 1,08,00,000 रुपए की पेनल्टी लगी। कोई मैटर क्या था, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रेड्स एंड रिवर्सल ऑफ ट्रेड्स। कोई रिवर्स कर लेते हो, सिंक्रोनाइज करते हो, पहले दोनों एग्जीक्यूट होता है, रिवर्सल ऑफ ट्रेड्स किए जा रहे हो एक ही पार्टी के साथ। अच्छा, कैसे कर रहे हो, अभी आपने शॉर्ट कॉल किया, फिर आप 5 मिनट बाद ही लॉन्ग कॉल कर रहे हो, सिग्निफिकेंट चेंज के साथ में, यही रिवर्सल ऑफ ट्रेड्स उसी पार्टी के साथ। तो सिंक्रोनाइजेशन भी हो रहा है, रिवर्सल ऑफ ट्रेड भी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि सेबी ने तो पेनल्टी लगा दी, कहीं ना कहीं ये फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस है, इट इज नॉट रेगुलर ट्रेड प्रैक्टिस, और इसीलिए ये कहीं ना कहीं ये रेगुलर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, फ्रॉडुलेंट है, सेबी ने पेनल्टी लगा। ये गए सेट में जाके अपील की, बोले एक बात बताओ सर, ये फ्रॉडुलेंट कैसे हुआ, हमने किसके साथ फ्रॉड किया। इवन हम दोनों को अगर आप देखोगे, अब मैं रिवील कर रहा हूं एक बड़ा फैक्ट, अगर हम दोनों को सर आप देखोगे तो मुझे एक को प्रॉफिट एक को लॉस, एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा है, हमने तो किसी दूसरे को लॉस भी नहीं करवाया। ये कैसे फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस हुआ। दूसरा, निफ्टी इंडेक्स में डील की, फ्यूचर ऑप्शन में डील की, इससे स्पॉट मार्केट पे कोई इंपैक्ट भी नहीं आता। कल आपने एक केस पढ़ा था जहां एक सीनियर अंकल, अरिहंत कैपिटल मार्केट वालों के इन्वेस्टर थे, वो अंकल ने क्या किया था, मार्केट में डील करते थे, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को चेंज करवा देते थे एक शेयर का ट्रांजेक्शन करके। उनकी तो बिल्कुल गलती है, वो मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। हमने तो निफ्टी ऑप्शन में डील किया, इससे मार्केट अफेक्ट भी नहीं हो रहा, ना ही किसी इन्वेस्टर को लॉस हुआ। हमारी एक पार्टी को जबरदस्त लॉस हुआ, हमारी एक पार्टी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। फ्रॉड है,
ना कोई फिजिकल डिलीवरी है। बेनिफिशियल ऑनरशिप भी चेंज नहीं हुई क्योंकि निफ्टी इंडेक्स में डील कर रहे हैं, तो शेयर्स में तो डील किया नहीं कि ऑनरशिप भी चेंज हो रही हो शेयर्स की, कुछ भी तो नहीं हुआ। मार्केट भी मैनिपुलेट नहीं हुआ इससे डेफिनेटली, क्योंकि हमने निफ्टी इंडेक्स में डील की, मार्केट पे तो इंपैक्ट आता ही नहीं स्पॉट मार्केट पर। और इसीलिए सेट ने क्या कहा, सेट ने कहा कि बिल्कुल भैया जेन्युइन ट्रांजेक्शन है और इसने कोई फॉल्स और मिसलीडिंग अपीयरेंस क्रिएट नहीं किया मार्केट में, ये सही है। सुप्रीम का सेबी को गलत लगा सेट का डिसीजन, तो सेबी के डिसीजन को सेट ने सेट असाइड करा। अब सेट के डिसीजन के अगेंस्ट में सेबी चली गई सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हो सेट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, सेबी ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नो पर्सन। अच्छा, अब आपको आएगा एक डाउट, सर एक बात बताओ सर, इन्हीं की एक पार्टी प्रॉफिट एक पार्टी लॉस कमा रही, मतलब क्या निकला, क्यों करते होंगे ऐसा? तो क्या आप बोल रहे हो सिंक्रोनाइज ट्रेड है, मींस कुछ ना कुछ माइंड सेट के साथ किया है, कुछ ना कुछ इंटेंशन है। बेटा बहुत क्लियर इंटेंशन है ना, मनी लॉन्ड्रिंग मे बी वन ऑफ द इंटेंशन। एक पार्टी को लॉस ही चाहिए इनकम टैक्स के पर्पज से, एक पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग करनी, प्रॉफिट चाहिए, मिल गए आपस में, हो गया सिंक्रोनाइज ट्रेड। बहुत सारे रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। तो एक को ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट करनी है, मनी लॉन्ड्रिंग, एक को प्रॉफिट कमा लिया मैंने, एक को लॉस बुक करना था, चाहिए था उसे लॉस, इनकम टैक्स की वजह से हो सकता है काम आ रहा हो, प्रॉफिट है बुक्स में अच्छे खासे, लॉस क्रिएट करवा ले। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ में तो ये लिखा हुआ है नो पर्सन शेल इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो उसने कहा कि बिल्कुल सर नहीं करना चाहिए। तो पहले तो बताओ फ्रॉडुलेंट हमने क्या किया, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉड नहीं किया, अनफेयर तो है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। बोले सर हाउ इट कैन बी अनफेयर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कौन बंदा, मतलब कौन बर्दाश्त करने के लिए पीता है, क्या था वो कौन बंदा लॉस करने के लिए ट्रेडिंग करता है, हर बंदा प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करता है। और ये एक बेवकूफ पकड़ के लाए हो जो लॉस ही लॉस हुआ जा रहा है, ट्रेडिंग किया जा रहा है सिंक्रोनाइज ट्रेड, सिंक्रोनाइजेशन एंड फाइनली फिर वो रोल ओवर क्रॉस कर देते हैं उसको रिवर्सल करके। कौन बर्दाश्त करने के लिए पीता है, तो समझो उसने कहा कि डीलिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेयर प्ले एंड ट्रांसपेरेंसी, one does not have to labor much on the meaning of unfair trade practice। बहुत बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं अनफेयर समझने के लिए। एक ऐसी प्रैक्टिस जो जनरली कोई बंदा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं करता, एक पार्टी ने गेन बुक किया, एक पार्टी ने लॉस बुक किया, कोई भी बंदा इंटेंशनली लॉस बुक करने के लिए ट्रेडिंग नहीं करता, और इसीलिए जेन्युइन ट्रेडिंग नहीं है, और इसीलिए ये जेन्युइन नहीं है, नहीं होना चाहिए, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने सेट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया, फाइनली सेबी जीत गई, और इसलिए ये रहा कंक्लूजन, ये आप पढ़ लीजिए। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है सर, अनोनिमस व्यक्ति के साथ ट्रेडिंग होती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है अनोनिमस के साथ करते हैं ना, सिंक्रोनाइज ट्रेड दिख रहा है क्लियर क्लियर, हर ट्रांजेक्शन सेम टाइम पर डालते हो, सेम रेट पर डाल देते हो, राइट। और यस इसीलिए तुम्हारा माइंडसेट पहले ही मिला हुआ है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, उसी वजह से सिंक्रोनाइजेशन होता है। और कहीं ना कहीं ये नेगोशिएटेड डील नहीं है, नेगोशिएटेड डील क्या होती है, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम पर आपने डाला, उसने बोला मुझे आपने बोला 500 पर शेयर बेचने 2000, उसने बोला 2000 खरीदने तो है लेकिन 490 पे खरीदूंगा, फिर आप या तो चेंज आप करो या वो चेंज करे, या जो कोई नया बंदा 500 पे डाल दो उसके साथ मैच होगा। तुमने तो अभी तुमने डाला, दूसरे ने तभी डाला, ताकि दूसरे के साथ मैच करने की बात ही ना आए, मैच हो जाएगा तो लफड़े में आ जाओगे, आप चाहते भी नहीं हो किसी और के साथ मैच करना। हाँ ये गलत प्रैक्टिस है, कोई बंदा लॉस करने के लिए ट्रेडिंग नहीं, इट्स अनफेयर, पेनल्टी को सही बताया, सेट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट। फाइनली ये था मार्केट कैपिटल मार्केट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स और केस लो। तो अब इसके आगे के तो सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब बेसिकली एलओडीआर, आईसीडीआर, डिपॉजिटरी, तो पहले एलओडीआर कवर कर लेते हैं। एलओडीआर में एक पॉइंट तो इन्होंने यहाँ नया इंसर्ट किया जो कि मुझे गलत लगता है, कि बिल्कुल सेबी ने इंसर्ट किया, दैट इज राइट, इंस्टीट्यूट क्यों इसे हमें पढ़ा रही है, क्योंकि नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का एलओडीआर हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सिलेबस फाइनल में।
सीएस फाइनल में, बट यहाँ पर लिखा है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि कनेक्ट हो जाए, और क्योंकि वो बहुत नई चीज आपके लिए नहीं होने वाली। आप याद करो, एक पॉइंट पढ़ते थे कि आप अगर पैसा लाए हो शेयर्स इशू करके, तो आपको जब तक पैसा यूज ना हो जाए पूरा, तब तक क्वार्टरली बेसिस पर स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन एंड डिविएशन सबमिट करना है। क्वार्टर एंड होने से 45 डेज में स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन क्वार्टरली कंप्लायंस के नाम पर मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है क्लास में। आप भी क्वार्टरली कंप्लायंस में जाकर देख लीजिए। 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन और वेरिएशन सबमिट करना होगा। कोई अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने एनसीआरपीज भी इशू किए हैं, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, तब भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और आपको स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन और डिविएशन सबमिट करना है। कौन सा वेरिएशन डिविएशन? जो आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया था वहां से डिफरेंट जो आपने वेरिएशन और डिविएशन किया वो आप बताएं। और इसमें फीचर्स देखो, एप्लीकेबिलिटी इन पर है, डिस्क्लोजर क्वार्टरली बेसिस पर। ऑडिट कमेटी का रोल क्या? ऑडिट कमेटी को बिल्कुल देखना होता है कि आपने जो बताया था वही पैसा यूज किया या नहीं। तो ऑडिट कमेटी पहले इंश्योर करे, और नहीं तो ऑडिट कमेटी बताती है कि हमने पैसा गलत जगह यूज किया। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ तक मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था ज्यादा पढ़ाने में, स्टिल मैंने ब्रीफ कर दिया आप, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। तो नॉन कन्वर्टिबल डेट और प्रेफरेंस शेयर्स के रेस्पेक्ट में भी वो प्रोविजन एप्लीकेबल। अब आते हैं, ये एक नई चीज हुई है, मच अवेटेड था और होनी भी चाहिए। क्या है सर? अब एक बात सोचो, हर क्वार्टरली हर बात पे कंप्लायंस है एलओडीआर में, क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली, फर्स्ट या इवेंचुअली या इनिशियली, बहुत सारे कंप्लायंस। अब क्या हो रहा है, कोई नहीं कर रहा कंप्लायंस, तो आप क्या कर रहे हो? आप फिर संज्ञान लेते हो, कॉग्निजेंस लेते हो कंप्लायंस ना करने पर, और आपके अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाते हो। स्टॉक एक्सचेंजेस पेनल्टी लगाते हैं। अब क्या हो रहा है, एक ही स्टॉक एक्सचेंज चार अलग अलग मामलों में, एक ही स्टॉक एक्सचेंज एक ही तरह के नॉन कंप्लायंस में चार अलग अलग कंपनियों पर डिस्क्रिशनरी अलग अलग तरीके से पेनल्टी लगा रही है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा, होता ही होगा। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग पेनल्टीज लगा रही है, तो कोई आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसलिए अब सेबी एक नई चीज लेकर आई जो कि बिल्कुल अच्छी चीज, बिल्कुल अच्छा एक अपडेशन है, गुड मूव। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ला दिया फॉर इम्पोजिंग फाइन्स एज ए फर्स्ट रिसोर्ट फॉर नॉन कंप्लायंट विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशन। अब उन्होंने क्या किया, ये गलती हुई पहली बार हुई इतनी फाइन, ये गलती हुई पहली बार हुई इतना फाइन, क्लियर कर दिया, इतना इतना फाइन लगा। तो SEBI has issued circular specifying the uniform structure for imposing fine as a first resort for non-compliance with certain provisions of the list. और क्या क्या हो सकता है? गलती ज्यादा बड़ी है, ज्यादा टाइम तक चली अगर, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग फ्रीज कर दो। मतलब ये तो ये बता रहे क्या क्या हो सकता है, तो बोले फाइन लगा सकते हो। कुछ और चीजें होने पर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग फ्रीज कर दो। ठीक है, क्लियर है? आगे क्या लिखा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ला दिया फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग। अब आप अगर नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हो तो फाइन लगा सकते हो, प्रमोटर की होल्डिंग फ्रीज कर सकते हो, या कुछ दिनों के लिए उसे सस्पेंड कर सकते हो। तो सस्पेंड कैसे करोगे, कितने दिन के लिए करोगे, इसके लिए भी सारे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाकर देगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन केस द नॉन कंप्लायंस इज कंटिन्यूइंग और रिपीटेटिवली। राइट? तो स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या कहा, सेबी बोल रही है स्टॉक एक्सचेंजेस को, आपको पढ़ के भी अच्छा लग रहा होगा, आई होप कि अच्छा किया ये। सेबी बोल रही है स्टॉक एक्सचेंज को, that with having regard to the interest of investors and the securities market, एक्शन लीजिए नॉन कंप्लायंस के केस में, लेकिन फॉलो करें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, इन सब के। इसीलिए ये चीजें आई। जनवरी 22, 2020 को एक सर्कुलर इशू किया, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग एक्शन लें। नॉन कंप्लायंस के केस में ये फाइन्स है, और सस्पेंशन और रिवोकेशन, सस्पेंशन होगा, फिर जब वो सही कर देंगे चीजें तब आप रिवोक या रिवोकेशन और सस्पेंशन करोगे। फिर तो एक्शन क्या लेना है, दैट इज अनेक्सर 1, और प्रोसीजर क्या है वो अनेक्सर 2 में बता। ठीक है, तो दो सर्कुलर में दो अनेक्सर इशू किए। नॉन कंप्लायंस के केस में कैसा एक्शन लेना है, और अगर आपको सस्पेंशन या रिवोकेशन करना है तो नॉन कंप्लायंस के केस में जनरली आना है फाइन्स, पेनल्टी। और
कंटिन्यूएशन हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है तो सस्पेंशन, और फिर बाद में उसका रिवोकेशन सही कर देने पर, डिफॉल्ट सही कर देने पर, तो उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। अब बस यहाँ लिखा हुआ है कि इस पूरी प्रोसेस को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ चल जाए। अब यहाँ लिखा हुआ है इस गलती पर इतना फाइन, इस गलती पर इतना फाइन, मैं नहीं मानता कि आप उसे अभी पढ़ पाओगे, छोड़ दें। पर ये याद रखना एसओपीज बताती है स्टैंडर्ड। अच्छा, क्या स्टॉक एक्सचेंज इन चीजों से डिविएट कर सकता है? जो बताइए उनसे डिविएट कर सकते हो? स्टॉक एक्सचेंज कुछ अलग कर दे? कहते कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है, बट उसके रीजन फिर रिकॉर्ड करना कि क्यों आपने एसओपीज फॉलो नहीं किया, थोड़ा सा डिविएशन भी क्यों। ये वाला केस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड वर्सेस बीएसई। वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करनी है, हर लिस्टेड कंपनी को इन्होंने नहीं की। एक्चुअली वुमन डायरेक्टर अपॉइंटेड थी, वैकेंट हो गई, पर बहुत टाइम तक फिर उस वैकेंसी को फुलफिल ही नहीं किया, तो 7,59,000 की पेनल्टी लगा दी। सेट में अपील की, सेट ने बोला हमारे अकॉर्डिंग इसमें कोई गलती नहीं है, नॉन कंप्लायंस पर ऐसा हो सकता है, पेनल्टी को सही बताया सेट। ठीक, तो ये था विद रिस्पेक्ट टू एलओडीआर। टेक ओवर कोड वाले चीजें तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं आईसीडीआर। आईसीडीआर में बहुत गलतियां, मेरे अकॉर्डिंग गलतियां हैं इंस्टीट्यूट की यहाँ पर। मुझे नहीं लगता यहां से वो कुछ पूछेंगे भी। क्यों सर? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वो चीजों के अमेंडमेंट हमारे को पढ़ा दिए जो टॉपिक ही सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं। अब एक लिस्टेड कंपनी राइट इशू कैसे लाती है, इसका टॉपिक एग्जीक्यूटिव फाइनल में। एक लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल इशू कैसे लाती है, ये टॉपिक फाइनल में। एक लिस्टेड कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कैसे लाती है, ये टॉपिक फाइनल में। इनके अमेंडमेंट हमें दे दिए, यहां रिक्वायर्ड नहीं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये सही किया इन्होंने, बट स्टिल एक टॉपिक इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है ये अलग से ना पूछ लें, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज मैं इसे छुड़वा देता, मैं आईसीडीआर वाले पूरे चैप्टर को ही छुड़वाना चाहता। राइट इशू का प्रोविजन है। जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बिल्कुल मैं आपको पढ़ाऊंगा, शॉर्ट नोट आ सकता है। फिर क्यूआईपी में चेंजेस है, तो क्यूआईपी क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें? जरूरत ही नहीं है, क्यूआईपी हमारे एप्लीकेबल है। प्रिफरेंशियल इशू की गाइडलाइन पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना हमें, गलत है ये। तो मैं केवल आपको राइट इशू और जीआईडी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊं। एक लिस्टेड कंपनी अगर राइट इशू लाती है तो आईसीडीआर कवर करेगा उसे। लिस्टेड कंपनी आईसीडीआर राइट इशू ले आए या बोनस ले आए या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इशू, आईसीडीआर एप्लीकेबल। बट हमारे सिलेबस में केवल आईपीओ और एफपीओ का ही आईसीडीआर हमें पढ़ाया गया। बट आईसीडीआर इज नॉट लिमिटेड टू आईपीओ एंड एफपीओ ओनली। एक बार लिस्ट होने के बाद आप क्यूआईपी ला रहे हो, प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू, बोनस इशू, आईसीडीआर विल गेट एप्लीकेबल। तो आईसीडीआर में राइट इशू को लेकर प्रोविजंस थे कि एक लिस्टेड कंपनी राइट इशू लाएगी तो क्या क्या करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया है, उनमें कुछ चेंजेस ला दिए। वो चेंजेस बहुत इंटरेस्टिंग। आप भी जानते हो राइट इशू की प्रोसेस क्या होने वाली। बेसिक प्रोसेस होगी, कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हो जाए, सबको राइट मिल जाए, कोई राइट एक्सरसाइज करेगा, कोई रिनाउंस करेगा, ठीक है, पैसे दो आपको शेयर्स मिल जाए। यहां क्या हुआ है अब आपको पता। Period of advance notice to the stock exchange under regulation 42(2) of LODR has been reduced from 7 working days to 3 working days. क्या हुआ सर? ये जब भी आप राइट इशू लाने के लिए मीटिंग बुलाओगे, राइट इशू अप्रूव करने के लिए मीटिंग बुलाओगे, मीटिंग के 7 दिन पहले आपको नोटिस भेजना होता है स्टॉक एक्सचेंज को, अब वो 3 दिन का। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आपको देना पड़ता था, तो इशू ओपनिंग के 2 दिन पहले ही देना है। तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है कि हमारा राइट इशू आ रहा है, इशू राइट इशू ओपन होने के 2 दिन पहले ना। ये अच्छा काम किया। कुछ लोग, आप नहीं, इवन जो सीएसीएस बन गए, उन्हें भी जब जरूरत पड़ी इस रूल को पढ़ने की कभी अपनी रेगुलर लाइफ में, तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन आए। फिर कुछ लोग जो जानते थे कि मैं सिक्योरिटीज लॉस पढ़ाता हूँ सीएस वालों को, तो उन्हें टाइम टू टाइम वो सेबी से रिलेटेड लॉस की कंसल्टेंसी लेते रहते, उन्होंने मुझे ये फोटो भेजा और बोला यार रोहित ये गलत नहीं लगता, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ। क्या प्रॉब्लम है? बोले पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो, यहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा,
मैंने भी अब तक नहीं सोचा कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उन्होंने बोला इस चीज को बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी आपको वो लाइन पढ़ाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। ये तो लिखा है, राइट एंटाइटलमेंट शेल बी क्रेडिटेड टू द डीमैट अकाउंट ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। मैंने बोला सर ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बोले प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम आगे है। क्या सर क्या बात कर रहे हो। बोले देखो यहाँ प्रॉब्लम, इशू ओपन होने के पहले ही राइट एंटाइटलमेंट अकाउंट में आ जाएगा। मैंने कहा सर प्रॉब्लम क्या। बोले कैसी बात कर रहे हो, अभी राइट इशू ओपन ही नहीं हुआ और मेरे अकाउंट में राइट शेयर आ जाएंगे। बोला नहीं सर आप गलत पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट शेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एंटाइटलमेंट। हाँ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। मैंने कहा सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, इज नॉट राइट शेयर, ये शेयर की बात कर ही नहीं रहे, ये बात कर रहे हैं राइट एंटाइटलमेंट की। मतलब वो राइट जो आपको मिला है, जिसका आपके पास अभी ऑप्शन है कि चाहे तो एक्सरसाइज करना, चाहे तो रिनाउंस कर देना। अच्छा ही हाँ आप गलत समझ रहे हैं सर, इज नॉट अबाउट राइट शेयर, इज नॉट राइट एंटाइटलमेंट। तो क्या किया है इन्होंने अब कि पहले राइट कुछ नहीं होता था, कहते राइट आया, हाँ ठीक है राइट आया, मैं चाहूं तो रिनाउंस कर दूं। बट ये अब कह रहे हैं कि डीमटेरियलाइज्ड होंगे राइट एंटाइटलमेंट। अच्छा वो राइट भी डीमटेरियलाइज्ड है, यस। लेटर ऑफ ऑफर एंड अब्रीज लेटर ऑफ ऑफर में इश्यूअर डिस्क्लोज करेंगे कि हम किस तरीके से डीमैट अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट करेंगे। अच्छा तो आपके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट होगा, फिर आपको किसी को रिनाउंस करना है तो वो राइट एंटाइटलमेंट ट्रांसफर। ओके, सबके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट आएंगे, जितने भी लोगों का रिकॉर्ड डेट पर शेयर होल्डर के रजिस्टर में नाम है, जिस रेशो में राइट मिल रहा है उस रेशो में सबके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट आएगा, डीमैट अकाउंट। ओके, और राइट एंटाइटलमेंट का सेपरेट आईएसआईएन होगा। आईएसआईएन आप जानते हो, सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हर सिक्योरिटी को एक आईएसआईएन मिलता है, जो भी सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में होती है। राइट एंटाइटलमेंट को सेपरेट आईएसआईएन में, तो सेपरेट आईएसआईएन से आपके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट होगा इशू ओपन होने के। क्यों मिला ये, अगेंस्ट द शेयर होल्ड बाय यू ऑन द रिकॉर्ड डेट। अब आपको समझ में। अच्छा फिजिकल शेयर होल्डर को ही कैसे मिलेगा, कहते हैं फिजिकल शेयर होल्डर को भी डीमैट अकाउंट चाहिए, भले ही आपके पास फिजिकल शेयर से डीमैट अकाउंट चाहिए और आपके भी राइट एंटाइटलमेंट डीमैट अकाउंट में आए। अब राइट एंटाइटलमेंट का क्या होगा। राइट एंटाइटलमेंट सेकेंडरी मार्केट पर डील हो सकते हैं T+2 बेसिस। ग्रेट, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये बड़ा चेंज। तो कब तक चलेगा राइट एंटाइटलमेंट भी, सालों तक चलती रहेगी इनमें डील नहीं ना बेटा। इशू क्लोज होने के पहले राइट एंटाइटलमेंट में डील खत्म करवानी पड़ेगी, क्योंकि इशू क्लोज होने के पहले पहले तुमको किसी को राइट ट्रांसफर करना पड़ेगा और वो सामने वाला फिर उस राइट एंटाइटलमेंट के बेसिस पर राइट शेयर खरीदने जाएगा। समझ में आ रहा है। तो राइट एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग कब तक चलेगी, इशू ओपन होने के बाद से, लेकिन राइट इशू क्लोज होने के 4 दिन पहले खत्म हो जाएगी, ताकि एटलीस्ट 2 दिन बाद उसके अकाउंट में शेयर चल जाए तो 2 दिन का उसको टाइम मिले, वो अब राइट एंटाइटल के बेसिस पर राइट शेयर अक्वायर करने के लिए अप्लाई करें। ओके ठीक है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर के थ्रू भी आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इन्वेस्टर होल्डिंग राइट एंटाइटलमेंट डीमैट मोड शेल बी एबल टू अनाउंस देयर एंटाइटलमेंट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या ऑफ मार्केट ट्रांसफर। यस, तो राइट एंटाइटलमेंट का ट्रांसफर तो आप दोनों प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, ऑफ मार्केट भी, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब राइट एंटाइटलमेंट की डील कैसे होगी, वही आपने किसी को राइट एंटाइटलमेंट बेच दिया तो आपके डीमैट अकाउंट से वो राइट एंटाइटलमेंट दूसरे के डीमैट अकाउंट में चला। ठीक है। राइट इशू के मामले में पेमेंट केवल एसबीए मोड से ही होगा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, वी नो इट वेरी वेल। और इशू क्लोजिंग डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं हो सकती। आपने राइट के लिए अप्लाई कर दिया, डेट खत्म हो गई, इशू क्लोजिंग डेट आ गई, अब आप राइट विड्रॉ, राइट शेयर्स का जो एक्सरसाइज आपने किया था वो विड्रॉ नहीं कर। तो पूरी डिटेल प्रोसेस उन्होंने आपको बता दी इसके थ्रू, तो मैंने आपको उसमें से कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट बताया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ पढ़ना चाहिए। राइट एंटाइटलमेंट वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ लें कि राइट एंटाइटलमेंट की डीलिंग होगी, अब हो सकती है, और वो भी डीमैट मॉड। ट्रांसफर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हो राइट एंटाइटलमेंट, ऑफ मार्केट भी कर सकते हो, बट डीलिंग डीमैट अकाउंट के थ्रू हो। राइट एंटाइटलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएंगे इशू ओपन होने के पहले। आप रिनाउंस करना चाहते हैं तो रिनाउंस कर दे राइट एंटाइटलमेंट किसी को, फिर वो एक्सरसाइज कर लेगा। नहीं करना चाहते तो आप ही राइट शेयर एक्सरसाइज। राइट एंटाइटलमेंट की डीलिंग भी नॉर्मल सिक्योरिटीज जैसे होगी, इसे सेपरेट आईएसआई नंबर के साथ आपके अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट। ये एक और शॉर्ट नोट मुझे लगता है एग्जाम में आने
GID फुल फॉर्म जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेबी बहुत परेशान है हम लोगों को लेकर। हाँ सर, हम भी बहुत परेशान है सेबी को लेकर सर। ना हो सेबी, ना इतना चेंजेस करे, ना हमारी आईसीएसआई इन चेंजेस को ऑप्ट करके हमें इतने सारे अमेंडमेंट पढ़ाए। हम भी बहुत परेशान है सर सेबी से। सेबी किस रेस्पेक्ट में परेशान है कि सेबी ने कहा लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट इश्यू करो, पब्लिक ऑफर ला रहे हो तो। हमने ऑफर डॉक्यूमेंट 500 पेज का बनाया, इतने डिस्क्लोजर्स, इतनी चीजें। ठीक है, कोई नहीं पढ़ रहा उसको, आम आदमी लेमन तो नहीं पढ़ रहा। तो बोला हर ऑफर डॉक्यूमेंट जिसको पूरा पढ़ना है वो पढ़े, अदरवाइज तो आप समराइज फॉर्म ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट बनाए विच वी कॉल अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। वो हर एप्लीकेशन के साथ में होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म के अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। फिर अब्रीज प्रोस्पेक्टस आया तो हमने अब्रीज प्रोस्पेक्टस इतना बड़ा बनाना स्टार्ट किया, कोई नहीं पढ़ रहा। से भी कुछ समय पहले ये प्रोविजन लेकर आए कि अब्रीज प्रोस्पेक्टस ये 10 पेज से, फॉर एग्जांपल 10 पेज से ज्यादा का नहीं हो। ठीक है, अब 10 पेज में हम जो मर्जी पढ़े वो लिख रहे हैं, काम की बातें तो लिख ही नहीं रहे, कहीं और लिख रहे हैं। काम की बातें 7वें पेज पे लिख रहा हूं ताकि व्यक्ति पीछे से पढ़े तो भी ना पहुंचे वहां तक, आगे से पढ़े तो भी ना पहुंचे वहां तक। से भी फिर प्रोविजन लेकर आई कि सुनो, कौन सी चीज कौन से सीक्वेंस पे लिखनी है, कहां लिखनी है, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फिर हमने प्रोस्पेक्टस में और चीजें भरनी स्टार्ट करी। क्या भर रहे हैं प्रोस्पेक्टस में? अब इस प्रोस्पेक्टस को आप पढ़ोगे कई लोगों के, उसमें पता है कहां से स्टार्ट करते हैं? आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहे हो आप, कह रहे मत समझो। से भी अब चेंज लेकर आए, कहती सुनो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो जेनरिक नेचर की है, जेनरिक नेचर जो सबके लिए होती है, जो इशूअर से रिलेटेड भी नहीं है, वो अपनी प्रोस्पेक्टस का पार्ट नहीं बनेगी। और इन सबको डालो जीआईडी में, जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, नॉट बिकम द पार्ट ऑफ अपनी। क्या दिमाग में बात, जीआईडी के नाम पर डालो इनको। अब क्या होगा, जेनरिक डिस्क्लोजर्स सारे जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के नाम पर डिस्क्लोज, जेनरिक डिस्क्लोजर्स जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में सब। अब क्या करना है कि हमने ही बता दिया कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को हम जेनरिक इंफॉर्मेशन मानेंगे। तो जीआईडी का जो सर्कुलर इशू किया, जब आप इस लिंक पर जाओगे तो आपको पूरा जीआईडी दिख जाएगा। उन्होंने वहां ढेरों चीजें लिखी हुई, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जीआईडी मानी जाएंगी। इट शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ अब्रीज प्रोस्पेक्टस। तो इसका करना क्या है भैया फिर? अच्छा, जीआईडी आपने आज बनाकर दे दिया, हमें जीआईडी क्या कहीं अपलोड करना है? यस, आपको अपनी वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंजेस को भी अपलोड करना है जहां लिस्ट करवा रहे हो। ठीक है, पर सर जीआईडी में कॉपी कर लो आपका? नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल कॉपी तो कर लो, बट हो सकता है आप जब तक जीआईडी इशू करने जाओ, जब आपका इशू आए तब तक जीआईडी में जो टॉपिक लिखे हुए, टर्म्स लिखे हुए हैं, उसमें लॉ की वजह से कोई चेंज हो जाए। हाँ, तो तुमको करना पड़ेगा। हाउएवर द सब्सिक्वेंट चेंजेस इन लॉ, रेगुलेशन एंड प्रोसेस, तो आपको जीआईडी में उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक, तो जब भी इशू लेकर आओ, जीआईडी आपको हमने बता दिया, ये जीआईडी वाली इंफॉर्मेशन जीआईडी के नाम पर डिस्क्लोज करें, अपने वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर बताएं, लेकिन अब्रीज प्रोस्पेक्टस का ये पार्ट। इसके आगे मुझे सीरियसली नहीं लगता कि कुछ भी चीज हमें पता। क्यूआईपी क्या होता है? एक कंपनी जो लिस्टेड है, वो कंपनी अगर कभी क्यूआईबीज के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, क्यूआईबी आप जानते हैं, तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी क्यूआईबीज के लिए, क्यूआईबी के लिए ही एक इशू लेकर आती, इशू ही किसके लिए लागी? केवल क्यूआईबीज के, तो उसे फिर हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट। क्यों लगाते हैं? कि पैसा लाने का सबसे आसान और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग तरीका है। क्यों? बड़े बड़े क्यूआईबीज हैं, 4-5 दिन में इशू आ जाएगा, पैसा भी एक से बल्क क्वांटिटी में आ जाएगा, कुछ लोगों से मिलकर ही बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसीलिए आप क्यूआईबीज को अगर टारगेट करके इशू लेकर आते हो, हम उसे क्यूआईपी कहते हैं। और अगर एक लिस्टेड कंपनी क्यूआईपी भी ला रही है तो आईसीडीआर के प्रोविजंस फॉलो करने पड़े। अब क्या हुआ, पेंडेमिक आया, कोरोना काल, कंपनी को बहुत पैसे की जरूरत पड़ी। तो पहले क्या प्रोविजन था, 6 मंथ के पहले आप दूसरा क्यूआईपी नहीं ला सकते। अभी क्यूआईपी लेकर आए तो इशूअर शैल नॉट मेक एनी सब्सिक्वेंट क्यूआईपी 6 महीने के पहले।
लेकिन अब क्यूआईबी के लिए कोरोना काल में एक रिलैक्सेशन दिया गया कि आप 2 वीक बाद भी नया क्यूआईपी लेकर आ सकते हो, तो 6 मंथ इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 2 वीक। तो मुझे ये और लगता था कि छोटी सी चीजें तो पढ़ा ही सकते हैं, तो आप एक क्यूआईपी लाए, 2 वीक बाद ही दूसरा क्यूआईपी भी ला सकते हो। अब ये तो मैं इंस्टीट्यूट की गलती मानता हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। प्रेफरेंशियल इशू से रिलेटेड प्राइसिंग के प्रोविजन, आपको पता ही नहीं प्रेफरेंशियल इशू पे प्रोविजन क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। कि फाइनल वालों को हमने पढ़ाया है, फाइनल वालों को ही अमेंडमेंट भी एप्लीकेबल है, इसलिए ये अमेंडमेंट मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता, और बस इसी के बाद आईसीडीआर वाले टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, तो मैंने प्रेफरेंशियल इशू वाला प्रोविजन छोड़ दिया, मुझे नहीं लगता वो हमारे लिए रेलिवेंट है, इंस्टीट्यूट की गलती है सर। चलिए आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। अब बस एक लेक्चर और बचा है, जहां एक भूचाल आया था सेबी की तरफ से और लोगों की जिंदगी बदल गई, मतलब बहुत सारे लोगों के काम करने के तरीके बदल दिए, क्योंकि लोगों ने पहले फ्रॉड्स भी इतने ही किए थे, इतने मजे लिए थे। तो डिपॉजिटरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर फाइनली सप्लीमेंट्स खत्म हो जाए। राइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू। थैंक यू सो मच।